गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एन के सिंह एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न संग्रह की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को जारी रखते हुए कुछ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हमने इसका उद्देश्य आपको बताया है कि बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना इस प्रश्न संग्रह का मेन उद्देश्य है। बायोलॉजी को एक नए तरीके से पढ़ने का यह एक नया अलग जो है फलसफा है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद आंसर देना है, और उसके पश्चात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जाएं उसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला का। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को प्रायः हार्मोन भी कहा जाता है? प्रायः हार्मोन भी समझा जाता है। किस विटामिन को? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस विटामिन को हार्मोन्स भी समझा जाता है या कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, इन सारी चीजों पे आज चर्चा हम करेंगे। तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा विटामिन डी। क्या आंसर होगा इसका? विटामिन डी जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन्स के नाम से भी संबोधन किया जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स एक जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्रावण जो है वह एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके पास नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। और नलिका विहीन ग्रंथियां होने के नाते ये अपने हार्मोन्स को या अपने आपके रस को सीधे रक्त में या रुधिर में क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। तो ये तो रहा, हमने हार्मोन्स के बारे में बताया आपको। हार्मोन्स प्रत्येक जीव के लिए जो होता है यह वृद्धि एवं विकास में क्या होता है? सहायता करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। मैं बात कर रहा था यहां पे विटामिन डी को क्यों हार्मोन्स कहा जाता है, इन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो ये आपको जानना चाहिए कि हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वह हमारे शरीर के भीतर होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम भोजन के माध्यम से क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। भोजन के माध्यम से इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका निर्माण हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के द्वारा इस जैव रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम हार्मोन्स की संख्या से अभिहित करते हैं। यहां पे विटामिन डी को इस वजह से हार्मोन्स कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी का निर्माण भी हमारे शरीर के कोशिकाओं के द्वारा हो जाता है। इसी वजह से इसको हार्मोन्स की संज्ञा से भी अभिहित किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा निर्माण हो जाता है। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि विटामिन्स ऐसे पदार्थ होते हैं, विटामिन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं होता है। इनको हमको बाहर से हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। विटामिन्स को कैसे निर्माण होता है विटामिन डी का थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपके शरीर की जो त्वचा होती है, आपके शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा पे एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है इर्गोस्टिरॉल। ठीक है, इसको कहा जाता है इर्गोस्टिरॉल कहा जाता है। इर्गोस्टिरॉल की यह विशेषता होती है कि जैसे इर्गोस्टिरॉल अर्थात हमारे त्वचा पे सनलाइट पड़ता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है या सनलाइट पड़ता है तो यह त्वचा के भीतर जो इर्गोस्टिरॉल है यह कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यह कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिफिरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्सिफिरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्सिफिरॉल है क्या? कैल्सिफिरॉल को ही हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमारे त्वचा पे सनलाइट जो है पड़ती है वैसे ही ये एर्गोस्टिरॉल क्या होता है? यह विटामिन डी में अर्थात कैल्सिफेरॉल में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे मैं एक चीज आपको एकदम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सनलाइट में सामान्यतः
जिसको हम नकारात्मक रोल के रूप में जानते हैं कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं हमारे लिए हानिकारक होती हैं, वही पराबैंगनी किरणें, वही यूवी रे, वही आपका अल्ट्रावायलेट रे जो है इस अर्गोस्टेरॉल को कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हीं की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, या विटामिन डी का संश्लेषण हमारे त्वचा में या हमारे शरीर के भीतर होता है। तो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए आवश्यक भी होती हैं, लेकिन कौन सी पराबैंगनी किरणें, हमने आपको स्पष्ट किया है कि पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं। यूवीए होता है, यूवीबी होता है, और क्या होता है आपका यूवीसी, जिसमें से सर्वाधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट सी होती हैं, जिनका अवशोषण ओजोन परत के द्वारा, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, उसके द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो जब सनलाइट की कमी होती है, या फिर जब हम अंकुरित अनाज या दूध का सेवन करना बंद कर देते हैं, या मांस पे या मछलियों पे जो है अंकुश लगा देते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनमें से प्रमुख होता है आपका रिकेट्स, आप जानते होंगे, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें से एक रोग और जानते रहिएगा, टिटैनी नामक रोग हो सकता है, और रोग जानते रहिएगा ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो सकता है, ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो सकता है, ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो सकता है, ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो सकता है। यह सारे जो हैं इनका सारा संबंध किससे होता है, विटामिन डी से। और विटामिन डी का संबंध इस वजह से होता है क्योंकि विटामिन डी का यूजुअल काम का होता है, तो ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी अर्थात कैल्सीफेरॉल जो होता है, यह हमारे शरीर में कैल्शियम नामक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता, और कैल्शियम का जब अवशोषण नहीं हो पाता तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम का उपयोग कहां पे है। तो कैल्शियम का उपयोग दो जगहों पे हमेशा याद रखिएगा। कैल्शियम का उपयोग हमारे अस्थियों के निर्माण में होता है, यानी कि बोन के फॉर्मेशन में मदद कौन करता है, कैल्शियम। इसके साथ दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुधिर के स्कंदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, कैल्शियम नामक तत्व। तो जब कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर के भीतर नहीं हो पाता है तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर दिखता है, अस्थियों पर दिखता है। तो ये जो रिकेट्स, टिटेनी, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, ये जितने भी रोग आपको सुनाई पड़ रहे हैं, इनका संबंध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किससे होता है, अस्थियों से, यानी कि बोन से होता है। और यह भी जानते रहिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं उसको ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के संदर्भ में, ठीक है। तो आप यह आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो होता है ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल होता है। और कमी से रोग हो जाता है रतौंधी, और रतौंधी नामक रोग में मनुष्य के शरीर की जो आंखों में पाई जाने वाली जो श्लाका कोशिका होती है वह डैमेज हो जाती है। विटामिन सी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो रासायनिक नाम होता है स्कैर्बिक एसिड होता है, स्कैर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है कौन सा, इसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। और विटामिन डी के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोशिकीय श्वसन। ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग कौन सा, ग्लाइकोलिसिस। कौन सा, ग्लाइकोलिसिस कहां संपन्न होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है आपका कोशिका कला, यानी कि जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा है आपका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो आपका कोशिकीय श्वसन जो है यह क्रिया कहां संपन्न होती है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस,
और क्या होता है कोशिकीय श्वसन और किसे कहते हैं श्वसन, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूं कि श्वसन किसे कहा जाता है, श्वसन किसे कहा जाता है या रिस्पायरेशन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन अगर हम करके, ग्लूकोज का विखंडन अगर हम करके एटीपी का उत्पादन कर ले रहे हैं, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन कर ले रहे हैं, तो वह क्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाना, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन की, यह प्रक्रिया कहलाती है आपका रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पे भी दो टाइप्स के बच जाते हैं। एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहा जाता है ऑक्सी श्वसन, उसको कहा जाता है ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहा जाता है या उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब श्वसन क्यों हो रहा है या हम क्यों रिस्पायरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह आंसर पता चल जाना चाहिए कि श्वसन का मूल उद्देश्य होता है एटीपी को प्राप्त करना। और एटीपी कैसे प्राप्त होता है? एटीपी प्राप्त होता है ग्लूकोज के विखंडन से या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जब होता है तो यही ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? आपका एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपके श्वसन की प्रक्रिया संपादित होती है, तो इसमें से जो कुछ प्रक्रिया होती है जो हमारे कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है, जो हमारे कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है, उनको कहा जाता है, उनको रखा जाता है, उनको पढ़ा जाता है बाह्य श्वसन के अंतर्गत या एक्सो रिस्पायरेशन के अंतर्गत। और ऐसे श्वसन जिनका जो है ऐसा श्वसन जो हमारे कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है उसे कहा जाता है अंतः श्वसन। उसे क्या बोला जाता है? अंतः श्वसन। ध्यान से मेरी बातें समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए हम श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो आप जानते हैं कि आप जो है अपने नासा गुहा के माध्यम से वायुमंडल में जो भी व्याप्त गैसें हैं उनको आपने ग्रहण किया। तो उस दौरान होता क्या है, वायुमंडल में व्याप्त जितनी भी गैसें हैं उनको हमने इनहेल किया और इनहेल करने के पश्चात वो कहां गया? फेफड़े के पास गया। फेफड़े से उसको ब्लड ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के पश्चात कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। जिस भी कोशिका के पास ग्लूकोज की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऊर्जा की कमी है, उसके पास वह ब्लड क्या होता है? उस ऑक्सीजन को या ग्लूकोज को क्या होता है? उस कोशिका तक वितरित कर देता है। ये जो जितनी भी प्रक्रिया अभी तक आपने देखा यानी कि सेल तक, ठीक है, सेल से पहुंचने से पहले हमने नासा गुहा के माध्यम से क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण किया। उसके बाद ये कहां पे गया? लंग्स में गया, फेफड़े में गया। लंग्स से क्या हुआ? ब्लड ने इसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और ब्लड के माध्यम से जो होता है वो कहां तक पहुंचता है? सेल के माध्यम से। तो यह कोशिकाओं से बाहर श्वसन हो रहा है। यह कोशिकाओं से क्या हो रहा है? बाहर श्वसन हो रहा है। तो ऐसे श्वसन को कहा जाता है बाह्य श्वसन या उसे कहा जाता है एक्सो रिस्पायरेशन। और ऐसा श्वसन जो कोशिकाओं के भीतर होता है यानी कि जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आया है वह ब्लड अगर इस सेल के अंदर प्रवेश कर गया तो अब क्या कौन सी क्रिया ऐसी होगी कि यह सेल एटीपी का उत्पादन कर देगा, ऊर्जा का उत्पादन कर देगा। तो इसी श्वसन को कहा जाता है अंतः श्वसन। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतः श्वसन। और अंतः श्वसन जो होता है यह दो भागों में संपन्न होता है सामान्यतः, यह दो भागों में सामान्यतः संपन्न होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला हमने देखा कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। ये दोनों जो भाग होते हैं ये अंतः श्वसन के भाग होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतः श्वसन के ये भाग होते हैं कौन सा? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। ये तो बात रही आपके ये किस श्वसन के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन आपका यहां से कई प्रकार से एराइज होता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है, इसकी उपादेयता क्या होती है,
ये कितने एटीपी का उत्पादन करते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूं ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में, यानी कि पहले चरण के अगर अंतः श्वसन के अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में याद रखिएगा पहली चीज कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। कहां पे संपन्न होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और दूसरी खास बात इसमें ये याद रखिएगा, ये जो क्रिया होती है यह साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कौन सी क्रिया? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि ईएमपी पाथवे किसे कहा जाता है, ईएमपी पाथवे किसे कहा जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ईएमपी पाथवे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को, और वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि तीन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बारे में समझाया, बताया। कौन कौन वैज्ञानिक थे? पहले वैज्ञानिक का नाम था एम्बेडन। ई फॉर क्या होता है? एम्बेडन। एम फॉर क्या होता है? मेयरहाफ। क्या होता है? मेयरहाफ। और पी फॉर होता है पार्सन। कौन सा होता है? पार्सन। तो एम्बेडन, मेयरहाफ, पार्सन, इन तीन वैज्ञानिकों के द्वारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, बताया गया। इसी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। और यहीं पे याद रखिएगा कि ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो होता है 4 एटीपी का निर्माण होता है। याद होना चाहिए कितने एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी क्या होते हैं? 2 एटीपी जो होते हैं खर्च हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शुद्ध एटीपी का कितना लाभ होता है, शुद्ध एटीपी का कितना लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में, तो आपका आंसर होगा कितना होता है? 2 एटीपी। क्योंकि 4 एटीपी का निर्माण तो हुआ था, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। तो टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। कहां पे? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा आपसे कभी भी ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। बस इतने 5 पॉइंट आप अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रखेंगे। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में साइटोप्लाज्म में संपन्न होगा, ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है। 4 एटीपी का निर्माण तो होगा, लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं। तो शुद्ध एटीपी का लाभ कितना होता है? 2 एटीपी का। तो यहां पे 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अगर पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने एटीपी का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में, तो आप आंसर करेंगे 4 एटीपी का। और अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ दिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ कितना होता है, जब भी ये देगा तो ये शब्द वह जरूर प्रयोग करेगा, शुद्ध एटीपी का कितना लाभ होता है, तब आप आंसर कितना करेंगे? 2 एटीपी का। ठीक है, कितने एटीपी का? 2। तभी तो ये 2 एटीपी और क्रेब्स चक्र के दौरान बना हुआ 36 एटीपी टोटल ऐड होके कितना बन जाते हैं? 38 एटीपी। कितना बन जाते हैं? 38 एटीपी। यानी कि एक ग्लूकोज के अणु से टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। कहां पे? अंतः श्वसन प्रक्रिया के दौरान। तो काफी डिटेल से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया। तो इन सारी चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है यहां पे? कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में। कोशिका कला के बारे में अगर जानना चाहें, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो याद रखिएगा इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह सेमी परमिएबल होता है, यह चयनात्मक पारगम्य होता है, यह कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को आने देता है और कुछ को नहीं आने देता है। इसी वजह से इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है।
केंद्रक को कोशिका का निर्देशक कहा जाता है, डायरेक्टर कहा जाता है। क्यों डायरेक्टर कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक में सबसे महत्वपूर्ण संरचना गुणसूत्र पाई जाती है जिसपे डीएनए और जीन लगे होते हैं। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? निर्देशक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इसे विद्युत गृह कहा जाता है या इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया अभी अभी हमने आपको बताई है, उस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसी वजह से इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या विद्युत गृह कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चावल को धुलने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? अगर हम चावल को धुलेंगे तो कौन सी विटामिन नष्ट होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन बी1, ठीक है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 अगर मैं बात करूंगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। कौन सा होता है आपका? थायमीन होता है। तो थायमीन जो है या विटामिन बी1 जो है, यह चावल को धुलने के पश्चात क्या होता है? वह विटामिन नष्ट हो जाता है। और याद रखिएगा विटामिन बी1 की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी? तो विटामिन बी1 की कमी से, बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी नामक रोग में होता क्या है? अगर पूछा जाए कि बेरी बेरी रोग एक्चुअल में है क्या, तो याद रखिएगा यह 3 प्रकार की इसमें बीमारियां जो है अंतर्निहित होती हैं। पहला और सबसे खास कि यह तंत्रिका संबंधी विकार पैदा कर देता है, यानी कि हमारे जो तंत्रिकाएं होंगी शरीर पे वह काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा जो है वह लकवाग्रस्त हो जाता है। किसमें? आपका इस बेरी बेरी नामक रोग में, ठीक है। यह आपका हृदय संबंधी विकार, ठीक है, हृदय स्पंदन में भी जो होता है समस्या क्रिएट कर देती है बेरी बेरी। और साथ ही साथ अगर बेरी बेरी के बारे में बात किया जाए कि और क्या हो सकता है, तो हमारे शरीर में जो है भोजन के पाचन में यह आपकी बाधा पहुंचाती है, यानी कि अपच और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर देती हैं मनुष्य के सामने। तो बेरी बेरी नामक रोग कोई एक रोग नहीं है, यह बेसिकली 3 रोगों का समूह है। पहला है आपका तंत्रिका संबंधी विकार, दूसरा हृदय संबंधी विकार और तीसरा आपका अपच या कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बेरी बेरी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होना है? तो आप जानते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। विटामिन सी को हमने आपको बता दिया, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला में जो होता है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि विटामिन सी गर्म करने पे जो होता है यह नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले में रहता है, ठीक है। आंवले को अगर गर्म भी करते हैं तो उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। और यह भी याद रखिएगा कि दूध में और साथ ही साथ अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन डी के बारे में हमने बताया कि कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जब पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तो वह अर्गोस्टेरॉल कैल्सीफेरॉल अर्थात विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स, टिटैनी, ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग। तो ये सारी चीजें जो हैं आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन सा है? आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है कि ट्रिप्टोफैन है कि सिस्टीन है कि हिस्टोन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आंसर बता दूं कि ये जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन नामक अमीनो अम्ल जो होता है यह किशोरों के लिए क्या होता है? यह बहुत ही जरूरी होता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जब कई अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का एक जटिल अणु का निर्माण होता है। अगर हम प्रोटीन के जटिलतम अणु को विखंडित करें तो उसका जो सरलतम फॉर्म हमको प्राप्त होगा वह किस रूप में प्राप्त होगा? आपका अमीनो अम्ल। यानी कि कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ अमीनो अम्ल
का निर्माण हमारा शरीर या हमारे शरीर की पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ अमीनो अम्ल का निर्माण स्वयं कर लेती हैं और कुछ अमीनो अम्लों का निर्माण वह नहीं कर पाती हैं, उनको हमको बाहर से भोजन के माध्यम से, अन्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है, जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, जिनको हम बाहर से ग्रहण करते हैं, उनको कहा जाता है इसेंशियल अमीनो अम्ल, या उसको कहा जाता है अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है, यह एक प्रकार का अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है। यह एक प्रकार का अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है, और अनिवार्य अमीनो अम्ल इस वजह से होता है क्योंकि ये आर्जिनिन हिस्टिडीन जब किशोर से वयस्क अवस्था में व्यक्ति परिवर्तित होता है तो उस समय उसके वृद्धि एवं विकास में ये दोनों अमीनो अम्ल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वजह से यह किशोरों के लिए क्या होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। हिस्टोन की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और यह प्रोटीन जो होता है यह गुणसूत्र के निर्माण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि क्रोमोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने आपको बताया है कि यह जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम है, यह एक प्रकार के प्रोटीन डीएनए, और दूसरा हमने आपको बताया है डीएनए, ठीक है, एक प्रकार के प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन, और डीएनए से मिलकर क्या बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है, अर्थात हमारा गुणसूत्र बना होता है। अगर पूछा जाए कि ये ट्रिप्टोफैन क्या है, तो ट्रिप्टोफैन भी एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, और इसकी ये विशेषता होती है कि यह सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल होता है। कौन सा, ट्रिप्टोफैन। और जटिलतम अगर ये है तो ये भी याद रखिएगा ग्लाइसिन भी एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जो कि सबसे सरलतम, ठीक है, जो कि सबसे सरलतम जो होता है अमीनो अम्ल होता है। तो इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा क्योंकि कभी क्वेश्चन आपका यहां से पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है, पूछ सकता है कि सबसे जटिलतम कौन सा अमीनो अम्ल होता है, तो याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन। और अगर पूछेगा सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा होता है, तो ग्लाइसिन होता है। कौन सा, ग्लाइसिन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैजा यानी कि कॉलरा नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, फेफड़ा, त्वचा या आंख, ठीक है। अगर मैं हैजा की बात करूं, ठीक है, हैजा की बात करूं तो उसमें जो प्रभावित अंग होता है, उसमें प्रभावित अंग होता है आंत, यानी कि इंटेस्टाइन मनुष्य का जो है वह प्रभावित होता है। याद रखिएगा जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उनमें दो चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। पहली चीज तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और यह किससे हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है कि विषाणु से हो रहा है। अगर आप जीवाणुओं या विषाणुओं का नाम नहीं याद रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बस केवल याद रख लीजिएगा, लेकिन प्रभावित अंग और यह कैसे फैल रहा है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि हैजा नामक रोग की विशेषताओं के बारे में अगर बात करूं तो पहली चीज तो आपको यह याद होना चाहिए कि हैजा जो है यह एक जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित। और जीवाणु का अगर नाम पूछेगा तो यह भी पता होना चाहिए, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा जो होता है हैजा नामक रोग होता है। और यह बेसिकली दूषित जल जो होता है, ठीक है, दूषित जल जो होता है, दूषित भोजन जो होता है, उसके द्वारा हैजा या कॉलरा का जो जीवाणु होता है यह मनुष्य में प्रवेश करता है और मनुष्य के इंटेस्टाइन यानी कि आंत को प्रभावित करता है। आंत में बेसिकली आप जानते हैं कि आंत के द्वारा भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जब आंत संक्रमित हो जाती है, जब आंत मनुष्य की संक्रमित हो जाती है तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान ये होता है कि जल का जो अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और जब जल का अवशोषण एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है तो जल अधिक मात्रा में क्या होता है, मलाशय में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मलाशय। जब छोटी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है
तो यह जल जो है हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो होता है हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, या जिसे हम डिहाइड्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन या जल की कमी या निर्जलीकरण की अवस्था किस रोग में उत्पन्न होती है, इसी हैजे नामक रोग में उत्पन्न होती है। और कभी कभी यह इतना घातक होता है कि अधिक मात्रा में जल हमारे शरीर से बाहर जाने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कितने फैक्ट रहे किसके बारे में, आपके आंख के बारे में। अगर फेफड़े की बात करें तो याद रखिएगा फेफड़े से संबंधित एक रोग है जिसका नाम होता है टीबी। क्या नाम होता है, टीबी। तो टीबी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं त्वचा संबंधी विकार की, त्वचा संबंधी विकार की, तो एक रोग याद रखिएगा एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा जो होता है यह त्वचा संबंधी विकार होता है। अगर आंख संबंधी विकार की बात करें तो एक रोग होता है ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा। यह भी आपका ये किससे संबंधित होता है, यह आंखों से संबंधित रोग होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। हमने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस का बैच जो है रनिंग प्रोसेस में चल रहा है। जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए आसान प्रक्रिया है, वह यूपीपीसीएस एंट्री को लिखकर 9005815849 पर व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है वो आपसे संपर्क कर लेगी। याद रहे ये लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद हमारी जो भी टेक्निकल टीम रहेगी वो आपसे संपर्क कर लेंगी, या फिर स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहा है उस पर भी आप फोन करके एडमिशन से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कालाजार, ठीक है। कालाजार नामक बीमारी किस मक्खी, कालाजार नामक बीमारी किस मक्खी के द्वारा उत्पन्न होती है? पहला है सीसी मक्खी, दूसरा है बालू मक्खी, तीसरा है लिस्मेनिया और चौथा है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। यहां पे पूछा गया है किस मक्खी के द्वारा, ठीक है, पूछा गया है किस मक्खी के द्वारा जो है यह उत्पन्न होती है। पहले मैं आंसर की चर्चा कर दूं। जो सैंड फ्लाई होती है, जो सैंड फ्लाई होती है या जो बालू मक्खी होती है, उस बालू मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? कालाजार। कौन सा होता है? कालाजार। याद रखिएगा बालू मक्खी और सीसी मक्खी में हमने इस वजह से ऑप्शन को एक दूसरे से ऊपर नीचे रखा है क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति से आपको बचाया जा सके। ये जो सीसी मक्खी होता है, सीसी मक्खी के द्वारा भी एक रोग होता है जिसको कहा जाता है सोने की बीमारी, ठीक है। सोने की जो बीमारी होती है वह फैलाने वाला कौन सा मक्खी होता है? सीसी मक्खी। और बालू मक्खी जो होती है यह कालाजार नामक बीमारी फैलाती है। कौन सी बीमारी? कालाजार। लेकिन यहीं पे आपको ये याद होना चाहिए ये कालाजार नामक बीमारी फैलाती तो है बालू मक्खी, लेकिन यह वाहक होती है। इसको फैलाने वाला एक प्रोटोजोआ होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया क्या है? यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और इस प्रोटोजोआ के द्वारा कालाजार नामक बीमारी क्या होती है? फैलती है। तो यह प्रोटोजोआ क्या पहले किसको संक्रमित करेगा? यह बालू मक्खी को यानी कि सैंड फ्लाई को संक्रमित करेगा। और जब यह बालू मक्खी किसी मनुष्य के संपर्क में आएगी तो मनुष्य को कौन सा रोग हो जाएगा? कालाजार नामक रोग हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि ये जो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा यह भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। और जब ट्रिपैनोसोमा किसी मक्खी के संपर्क में आती है, खास करके सीसी मक्खी के संपर्क में आती है, और जब सीसी मक्खी किसी मनुष्य के संपर्क में आती है तो वह ट्रांसफर कर देती है कौन से डिजीज को? सोने की बीमारी। एक्चुअल में यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। मस्तिष्क में पाया जाता है एक फ्लूइड जिसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यह संक्रमित कर देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है वह हमेशा क्या रहता है? उसको सोने जैसी बीमारी हो जाती है, हमेशा वह सोता रहता है, ठीक है। तो इस बीमारी को कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या अपवर्तन के कारण, किसके कारण जो है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन के कारण जो होता है सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। एक ट्रिक समझ लीजिए इसको, ठीक है। कहीं भी अगर लाल, पीला, हरा, नीला यानी कि रंग के बारे में संबोधन किया रहे, रंग के बारे में संबोधन किया रहे फिजिक्स में, तो आप हमेशा समझ लीजिएगा कि अगर वह लाइट से संबंधित है तो वह उसका कौन सा हो जाएगा कारण, वह हो जाएगा प्रकीर्णन का कारण। जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेड सिग्नल होते हैं वे क्यों लाल रंग के बनाए जाते हैं, तो आप हमेशा क्या देंगे, प्रकीर्णन कारण। क्षितिज में जो है सूर्योदय होता है या सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो लाल शब्द लग गया, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, आपका प्रकीर्णन के कारण। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि जब भी रंग का शब्द का प्रयोग कर दे तो वह किसका कारण बन जाएगा, आपका प्रकीर्णन कारण। प्रकीर्णन होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश जो है चलता है और उसके सामने कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो अवरोध होता है वह कुछ किरणों को अवशोषित करता है और कुछ किरणों का क्या होता है, वह उत्सर्जन कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, यहां से क्या होता है, ये किरणें जो होती हैं विखंडित हो जाती हैं, ये कई हिस्सों में अलग अलग क्या होती हैं, बट जाती हैं। इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग, इसी को कहा जाता है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के बारे में ये चीज आपने समझ लिया कि प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका लाल रंग होता है, जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी जो रंग होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यही कारण होता है कि जहां कहीं भी हमको प्रकाश को एक वर्डी प्रदर्शित करना होता है या दूर तक लेके जाना होता है, हम किस रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है, उसका फैलाव, उसका स्कैटरिंग जो होता है वह कम होता है, जबकि बैगनी रंग का क्या होता है, सर्वाधिक। क्वेश्चन एक पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। जो है समुद्र का रंग जो होता है दिखाई देता है क्यों नीला, तो आप कौन सा आंसर देंगे, आप हमेशा प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं और इसको आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। मैं सबका व्यू जानना चाहता हूं। देखिएगा, रिस्पांस आप देते रहिए, जितना अच्छा आप रिस्पांस देंगे उतना ही अच्छा क्लास आपका संचालित होगा। तो रिस्पांस में कमी ना करिएगा, रिस्पांस हमेशा देते रहिएगा। आपके रिस्पांस के माध्यम से ही हमको एनर्जी मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो आप ये जरूर बताया करिए कि क्लास कैसा रहा आज का, कैसा और उसमें संशोधन किया जा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में भी आप रखेंगे तो वो ज्यादा चीजें जो हैं हमारे लिए यूजफुल होंगी। क्वेश्चन आज का आपका ये है कि आप जानते हैं कि प्रकाश में 7, ठीक है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है, विबग्योर के नाम से जानते हैं, 7 रंग के होते हैं, जिसमें से बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम, जो बैगनी रंग का जो होता है आपका सबसे कम प्रकीर्णन होता है, जबकि लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, जबकि बैगनी रंग का क्या होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से मेरा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है प्रकीर्णित अगर होता है तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगा, तो आप कहेंगे बैगनी रंग का। कौन सा, बैगनी रंग का। उसके बाद कौन होगा, इंडिगो यानी कि आसमानी रंग का। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा ब्लू, ठीक है। उसके बाद होगा कौन, ब्लू यानी कि नीला। कौन सा रंग होगा आपका, नीला। यानी कि तीसरे नंबर पे कौन से आ रहा है आपका, नीला। जबकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कौन हो रहा है रंग, आपका वायलेट हो रहा है, बैगनी। तो क्या कारण होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या कारण होता है कि जो आकाश होता है वह बैगनी नहीं दिखाई देता है, वह इंडिगो नहीं दिखाई देता है, वह आपका ब्लू दिखाई देता है। ऐसा क्या कारण होता है, जबकि प्रकीर्णन तो सर्वाधिक मात्रा में किसका होता है, तो प्रकीर्णन तो सर्वाधिक मात्रा में वायलेट का होता है।
तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है, कौन सा रीजन है जिसके कारण जो होता है हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, बैगनी क्यों नहीं दिखाई देता है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए ये आपका होमवर्क रहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम व बोरान की छड़ें, भारी जल की, ग्रेफाइट की या गलित सोडियम की। ठीक है, तो नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, और परमाणु भट्ठी क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं परमाणु भट्ठी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं परमाणु भट्ठी की बात करूं तो परमाणु भट्ठी बेसिकली होता क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। परमाणु भट्ठी में क्या होता है, परमाणु भट्ठी में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है वह एक नियंत्रित ढंग से होती है। एक क्या होती है, नियंत्रित ढंग से होती है। याद रहे, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं या फिर एक बड़ा परमाणु दो नाभिकों में जब यह विभक्त होता है, दोनों ही प्रोसेस में अपार ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि अपार ऊर्जा निकलती है। लेकिन याद रखिएगा, परमाणु भट्ठी में जो नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, यानी कि एक बड़े नाभिक को दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, वह एक नियंत्रित ढंग से तोड़ा जाता है, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा वहां से निकलती है, वह उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, मानव हित में प्रयोग में लाकर नए नए कार्यों को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, जो प्राप्त होती है, वो परमाणु भट्ठी में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। और इसमें याद होना चाहिए आपको, यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा जो है भारत इस समय थोरियम नामक तत्व पे भी क्या कर रहा है, आपका विचार कर रहा है, क्योंकि भारत में थोरियम की असीम संभावनाएं हैं, थोरियम पाया जाता है। थोरियम का जो अयस्क होता है, थोरियम, वह है मोनोजाइट। ठीक है, कौन सा होता है, मोनोजाइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं परमाणु भट्ठी की बात करूं तो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु भट्ठी का कॉन्सेप्ट दिया था, और कहां पे लगाया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शिकागो यानी कि यूएसओ, जो शिकागो विश्वविद्यालय है, वहां पे उन्होंने परमाणु भट्ठी का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ सबसे पहले स्थापना कहां पे किया गया था, आपका शिकागो या यूएसए में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये था कि नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं। तो ये जो नाभिक है, जो दो छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो रहा था, इसके लिए इस बड़े नाभिक पे बमबारी करवानी पड़ती है, किसकी, न्यूट्रॉनों की। किसकी बमबारी करवानी पड़ती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी करवानी पड़ती है। तो ये जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है और ये बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है, तो उस दौरान अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन न विखंडित हो, न टूटे, इस वजह से उनको क्या कर लिया जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, या कैडमियम और बोरान की छड़ों के द्वारा। कैडमियम और बोरान की छड़ों के द्वारा जो होता है, न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। उसको क्या कर लिया जाता है, आपका नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस बात को हमेशा आप ही याद रखेंगे। भारी जल के बारे में याद रखिएगा, भारी जल और ग्रेफाइट जो होता है, यह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो न्यूट्रॉनों की गति होती है उसको धीमे करने का प्रयास कौन करता है, आपका भारी जल और ग्रेफाइट। इन दोनों का भी प्रयोग किया जाता है किसमें, परमाणु भट्ठी में किया जाता है। यहीं पे एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, भारी जल का जो फार्मूला होता है वह होता है D2O, और भारी जल की जो खोज किए थे उनका नाम है यूरे। क्या नाम उनका है, यूरे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले भारी जल का खोज किया था। तो इस बारे में भी आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक तालाब है,
ठीक है, मान लीजिए एक तालाब है और तालाब में मान लीजिए यहाँ पे एक मछली है, ठीक है, तालाब है और तालाब में क्या है, यहाँ पे एक मछली है। अब मछली यहाँ पे है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई शिकारी आता है और भाले से इस मछली को मारना चाहता है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, भाले से इस मछली को मारना चाहता है तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो भाले का प्रयोग करेगा वह कहां पे करेगा। क्या यह मछली के ऊपर यहां पे करेगा, यहां तक लेके आएगा, मछली मर जाएगी, या भाले का प्रयोग इस मछली के नीचे तक लेके आएगा, या भाले का प्रयोग आगे करेगा या पीछे करेगा। यानी कि इस भाले की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिसके द्वारा यह मछली क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, या वह उस मछली का शिकार कर ले। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन है। ये एक बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन, इसी वजह से हमने इसको लिया है। तो हमने आपको पढ़ाया है अपवर्तन का नियम, ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया है, अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन के नियम के दौरान हमने आपको ये समझाया था, बताया था कि कोई भी वस्तु जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है जल में, यह किसके कारण होता है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या मछुआरा यहां से देख रहा है इस मछली को, तो ये क्या होगा, मछली की पोजीशन, यानी इस मछली की यह वास्तविक पोजीशन नहीं है, एक्चुअली में मछली कुछ यहां पे होगी, नीचे होगी, इसको भ्रम हो रहा है। मछली अपनी वास्तविक गहराई से क्या है, ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि यहां पे अपवर्तन का नियम फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका अपवर्तन का नियम फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से शिकारी को अगर शिकार करना है मछली का, तो जहां पे मछली दिखाई दे रही है वहां तक भाले को नहीं लेके जाना है, उसको क्या करना है, और भी नीचे करना है, तभी वह मछली को मार पाएगा या उसका शिकार कर पाएगा। अगर मछली तक जाएगा तो मछली तो उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में पोजीशन कहां पे है, यहां पे है। इस वजह से क्या होगा, इसको भाले का प्रयोग कहां करना पड़ेगा, मछली के नीचे तक। तो अगर मैं आपको ऑप्शन पे लूं तो पहला है मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, तभी वह क्या करेगा, वह शिकार कर पाएगा। क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था कि जो एस्किमो प्रजाति होती है, ठीक है, एस्किमो प्रजाति, एस्किमो जो है ये साइबेरियन कंट्री में पाई जाती है, और एस्किमो प्रजाति जो के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला हथियार होता है उसको कहा जाता है हार्पून। क्या बोलते हैं इसको, हार्पून। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक एस्किमो प्रजाति के लोग हैं, वह जाते हैं और हार्पून लेके जाते हैं, यानी ये अपने हथियार को लेके जाते हैं, और अगर वह मछली को मारना चाहता है तो वह मछली को कैसे मारेगा, ये चीज आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जंतुओं में कौन सी पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन के रूप में पाई जाती है या काम करता है। पहला है मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, आरक्षित ईंधन का मतलब होता है कि कुछ मामले में यह क्या होता है, रिजर्व होता है। आरक्षित रहता है मतलब रिजर्व रहता है। तो जंतुओं में ये जो ग्लाइकोजेन होता है, ये जो ग्लाइकोजेन होता है यह क्या होता है, यह संचित रहता है। संचित कहां पे रहता है, तो संचित रहता है यकृत में। कहां पे संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। कौन सा, ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन याद होना चाहिए यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। एक प्रकार का कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और अगर मैं बात करूं कि कहां पे संचित रहता है, तो यकृत में। यकृत के और क्या क्या कार्य होते हैं हमने आपको बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। यकृत के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कौन कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए, उन सारी चीजों पे मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। पहली चीज आपको याद होना चाहिए कि यकृत जो है वह पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। दूसरा चीज आपको याद होना चाहिए, यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण होता है जो रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है। यकृत जो है यह हिपैरिन का निर्माण करता है जो कि आपका प्रतिस्कंदनी होता है, यानी कि रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर नहीं जमता है वह किसके कारण, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। और अगर मैं यकृत की बात करूं तो यकृत में जो होता है कुछ विटामिन, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है यह संचित रहता है। और जैसा कि हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज
ग्लूकोज होता है तो यकृत उस ग्लूकोज को बदल देता है, किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजेन में। और ये ग्लाइकोजेन के रूप में संरक्षित कहां पे रहता है? यकृत में संरक्षित रहता है। तो इस चीज को भी आपको याद होना चाहिए। यकृत जो है हानिकारक अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? यकृत में, सॉरी, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपका अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, कन्वर्ट कर देता है। तो इस बात को भी हमेशा आपको याद रखना है। और यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, यकृत में कूफर सेल पाई जाती हैं, यानी कि कूफर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यकृत के बारे में याद रखिएगा, यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। तो ये इतनी चीजें जो है आपको लीवर के बारे में, यकृत के बारे में याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है। आशा करता हूं कि आज का प्रश्न संग्रह सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि हमने फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप रिस्पांस करते रहिए और उत्साह को मेंटेन रखिए, बनाए रखिए, ताकि मैं आपको नए नए क्वेश्चंस जो हैं और लेके आए और भी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ठीक है, अपना आप लोग ध्यान रखिएगा। खुश रहिए। जय हिंद।